धन्यवाद डॉक्टर आमोद जी। बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर में आयोजित इस एक दिवसीय वेबिनार में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध और दिख भी रहे सर्वप्रथम इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर अमृतांश शुक्ला जी, हमारे उस विश्वविद्यालय से जहाँ के कारण मैं यहाँ आ पाया हूँ, इसमें संबद्ध हो रहे प्रोफेसर NP भोक्ता जी संभवतः अभी नहीं आ पाए हैं, हमारे प्रिय प्रोफेसर हर्ष सिन्हा जी, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी प्रिय डॉक्टर अश्विनी मिश्रा जी, इस पूरे कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर ममता, इसके अतिरिक्त जो नाम मुझे दिख रहे हैं डॉक्टर रवि प्रताप पांडे जी, डॉक्टर सीमा त्रिपाठी, डॉक्टर अनुज कुमार, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर निगम मौर्य, डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा, डॉक्टर मनीष कुमार जायसवाल और दो लोगों के और नाम लिए गए, डॉक्टर राजशरण शाही, डॉक्टर कौस्तुभ मिश्र, अन्य सभी महान भाव देवियों सज्जनों जो भी इस कार्यक्रम से संबद्ध हैं। दो भूमिका मैंने सुना अपना वक्तव्य देने से पहले, तो प्रिय डॉक्टर आमोद का और प्रिय ममता का, जिसने शिक्षा नीति के सभी बिंदुओं को रेखांकित किया और अंत में आमोद जी ने इंगित किया कि ज़्यादा फोकस रिसर्च पर होना चाहिए। यह आजकल हम लोग नई शिक्षा नीति के विषय में बहुधा सुनते भी हैं, चर्चा भी करते हैं, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है जीवन का वह शिक्षा का ही क्षेत्र है और इसलिए इस शिक्षा नीति को लेकर बहुत अधिक मंथन भी हुआ। अब तो फेज है इसके क्रियान्वयन का। पहली बार एक ऐसी शिक्षा नीति बनी इस देश में जिसका स्वरूप वैश्विक और आत्मा भारतीय है, अर्थात इसमें हमारी जितनी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, विचारधाराएं हैं, चिंतन प्रक्रिया है, सबको इसमें समाविष्ट किया गया है। दो विश्वविद्यालयों के नाम अभी आरंभ में ही चर्चा में आए इसको लेकर के, नालंदा और तक्षशिला, एक और भी विश्वविद्यालय है विक्रमशिला, तीनों का विधान इसमें किया गया है। एक में केवल शास्त्र की पढ़ाई होती थी नालंदा में, तक्षशिला में शस्त्र और शास्त्र दोनों विधाओं की, और विक्रमशिला में शिल्प विधान बहुत ज़्यादा मायने रखता था। अभियांत्रिकी से लेकर के जितने भी शिल्प के प्रकार हैं सबका समावेश इसमें है, इसीलिए इसे सुव्यवस्थित, सुविचारित और पूर्ण संकल्पित भविष्योन्मुखी शिक्षा नीति कहा जाता है। और सब विधान है, जग से जड़ तक पहुँचने का विधान, मनुष्य से मनुष्यता तक पहुँचने का विधान, ग्लोबल सिटीजन बनाने का विधान, अपनी जड़ों से जुड़े रहने का विधान, आधार से आकाश तक पहुंचने का विधान और शून्य से शिखर तक की यात्रा कर लेने का विधान, इस शिक्षा नीति की विशेषता है। पहली बार आधार से लेकर और शिखर तक, अर्थात प्राथमिक शिक्षा से लेकर और अनुसंधान तक का एक समन्वित विधान किया गया, इसीलिए होलिस्टिक कहा जाता है, समग्रतावादी शिक्षा नीति अथवा अपने में समग्र शिक्षा नीति, जिसमें आंगनबाड़ी से लेकर के और अनुसंधान कराने वाले सारे संस्थान तक इसमें सूत्रबद्ध किए गए हैं और सब जोड़े गए हैं। इसीलिए एकात्मवादी चिंतन भी इसको कहते हैं शिक्षण व्यवस्था का। इसमें वस्तुतः बहुत ज़्यादा बल दिया गया है अनुसंधान पर, लेकिन इसके जो मानक तय किए गए, अभी डॉक्टर ममता बता रही थी कि इसके 5 स्तंभ हैं: एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। इसमें सब तक पहुंच हो सके। पहली बार ये देखा गया कि वे लोग जो शिक्षा के दायरे में नहीं थे वहाँ तक पहुँच का विधान कर दिया जाए, अर्थात वे किसान, वे दूरस्थ अंचल में रहने वाले लोग जिन्हें विकास की शिक्षा की मुख्य धारा में
अभी तक स्थान नहीं मिला था, इसकी पहुंच वहाँ तक ले जाने की है। इसीलिए इसमें डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम की महत्ता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। अर्थात अब तक जो शिक्षण प्रणाली में सम्मिलित नहीं हुए थे उनको भी इसमें स्थान मिले, ऐसी व्यवस्था की गई। समता, गुणवत्ता, वहनीयता, जवाबदेही की चर्चा डॉक्टर ममता ने किया ही था, और इसलिए अध्यापन की जो प्रक्रिया रखी गई उसे ब्लेंडेड मोड में रखी गई। शिक्षालय में आकर भी शिक्षा लेना है, और जो शिक्षालय में नहीं आ सकते उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी शिक्षित करना है। इसी को ब्लेंडेड मोड कहते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया अध्यापन की होगी। और यह जो समग्र नीति है शिक्षा की, इसमें धर्म, दर्शन, अध्यात्म, कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि और समय अनुसंधान का विशेष ध्यान रखा गया है। अर्थात हर क्षेत्र में प्रवीणता हो, इसके बारे में विचार किया, और इस प्रवीणता के माध्यम से हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता बनाएं। इसीलिए इसका स्वरूप वैश्विक हो गया कि इसमें विश्व नागरिक बनाने की व्यवस्था है। इसमें यह भी देखा गया है कि हम अपने देश के बारे में बहुत कुछ सुनते, समझते और जानते हैं। यह भी कहते हैं कि धरा धन्य है, जहाँ आने के लिए देवता भी तरसते हैं, लेकिन हम पूरी धरा को, अपने देश की ही सीमा को नहीं देख पाते। इसके लिए भ्रमण की व्यवस्था पहली बार शिक्षण व्यवस्था में किया गया कि हम पूरे देश का भ्रमण करें, विभिन्न संस्कृतियों को समझें, जितने भी समाज हैं हमारे देश में, यत्र तत्र सर्वत्र, उनकी समझ हो और आपस में मेल मिलाप का भाव आए, जो अंततः एक भारत श्रेष्ठ भारत में बदल जाएगा। चिंतन बहुधा मूल भाषा में होता है, मातृभाषा में होता है। इसलिए मातृभाषा के प्रति आरंभिक शिक्षा में विशेष आग्रह है। त्रिभाषा फार्मूला इसमें लाया गया और संस्कृत पर विशेष ध्यान दिया गया। कारण कि संस्कृत में ही हमारे देश के सभी गौरव ग्रंथ सृजित हैं। वैदिक परंपरा हो, औपनिषदिक परंपरा हो, पौराणिक परंपरा हो या सांगीतिक की परंपरा हो, सभी आर्ष ग्रंथ हमारे कहे जाते हैं, और यह संस्कृत में ही सुलभ है। इसका अनुवाद हिंदी में भी है। इसलिए संस्कृत की समझ होनी चाहिए, क्योंकि इसे संवारा है पाणिनि ने, यास्क ने। इतनी अधिक व्याकरण सिद्ध भाषा दुनिया में अन्यत्र दिखाई नहीं देती। यद्यपि सभी भाषाएं सरस्वती की स्वरूप हैं, लेकिन हम लोगों का सीधा प्रत्यक्ष संबंध संस्कृत से है, क्योंकि ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार संस्कृत में है। इसलिए उसका बोध हमें होना चाहिए। इस शिक्षा प्रणाली में महाविद्यालयों को भी महत्व दिया गया है। कालांतर में ऑटोनोमस हो जाए, इसकी व्यवस्था की गई है। और जितने स्थापित संस्थान हैं उच्च शिक्षा के, विश्वविद्यालय, सभी के लिए 4 बातें आवश्यक की गई हैं नई शिक्षा नीति के लिए। अभी चर्चा आप लोगों ने किया था कि महाविद्यालयों को भी ऑटोनॉमी प्राप्त होगी, स्वयं डिग्री देने वाले निकाय बन जाएंगे, लेकिन इसके लिए 4 स्तर की तैयारियां होनी चाहिए। इन्हें रेडीनेस के नाम से जानते हैं। पहला, इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस। जो संस्थान है वह इस शिक्षा नीति के अनुरूप व्यवहार करने में और शिक्षा का विस्तार करने में कितना सक्षम है। आधारभूत संरचना कैसी है, क्लासरूम्स कैसे हैं, स्मार्ट क्लास है कि नहीं है। आज का दौर केवल हमारे बौद्धिक विन्यास का ही नहीं है, बौद्धिक ज्ञान का ही नहीं है, हमारी मति परिष्कृत होती रहे, यह इस व्यवस्था में है। मति और बुद्धि दोनों को लेकर हमारी शिक्षा नीति चलती है कि इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। हमारा मंतव्य भी दिखना चाहिए, गंतव्य भी दिखना चाहिए, अर्थात ध्येय पर हमें ध्यान देना है। उसके लिए साधन क्या हो, शिक्षण संस्थान की आधारभूत संरचना कैसी है। अब उसमें स्मार्ट क्लास के साथ ही साथ वर्चुअल क्लासरूम है कि नहीं है, सारी चीज़ें देखनी हैं ताकि विद्यार्थी, शिक्षक सभी ब्लेंडेड मोड का लाभ ले सकें। दूसरी व्यवस्था है फैकल्टी रेडीनेस की, कि हमारे सारे टीचर्स वह इस नई व्यवस्था में अपने को ढाल सके हैं कि नहीं। उन्हें आधुनिक तकनीकी का बोध होना चाहिए, तभी टैलेंट और टेक्नोलॉजी दोनों में अच्छा संबंध स्थापित हो पाएगा, और तभी हमारा माइंड मशीन के ऊपर प्रभावी होगा, जब हमें इस आधुनिक शिक्षण व्यवस्था में प्रवीणता मिल जाए।
इसलिए अभी देखना है कि हमारे फैकल्टी कितने तैयार हैं, उनके अंदर रेडीनेस किस प्रकार की है। तीसरा रेडीनेस है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट रेडीनेस कहते हैं, कि हमारा विद्यार्थी कितना जिज्ञासु है, इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से, शिक्षा नीति के माध्यम से, शिक्षण संस्थान के माध्यम से अपने जीवन को कितना संवारना चाहता है, और यही उसकी चाह, उसकी तैयारी के रूप में अभिव्यक्त होती है। और आखिरी रेडनेस है लाइब्रेरी की, कि लाइब्रेरी कितनी तैयार है, क्योंकि ज्ञान के जो मानक हैं, ग्रंथ हैं और पुस्तकालयों में सुलभ और संचित हैं। आजकल डिजिटल लाइब्रेरी भी हो गई है, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर की लाइब्रेरी से हम कनेक्ट हो सकते हैं। लाइब्रेरी केवल किताब रखने के लिए ही नहीं है, वहाँ हमारे शिक्षक कितना जाते हैं, विद्यार्थी कितना जाते हैं, फिर पढ़ने के बाद संवाद कैसा करते हैं या लेखन कैसा करते हैं, यह सारी बातें हैं। कितनी अप टू डेट है हमारी लाइब्रेरी, आज की तकनीक के हिसाब से यह विचारणीय है। यह 4 रेडीनेस होने से जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं तेज़ी से क्वालिटी एजुकेशन की तरफ भी बढ़ते हैं, और अगर महाविद्यालय हैं तो ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ जाते हैं। इसलिए इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, और विद्यार्थियों के लिए जो शोध के स्तर पर जाएंगे उनके लिए विशिष्ट विधान है, जिसकी चर्चा थोड़ी देर बाद। जो आरंभिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक अंक, अक्षर, भाषा, भाव, कला और वोकेशनल स्टडी जिसे कहते हैं व्यावसायिक अध्ययन की व्यवस्था की गई है, कि आरंभ से ही बालक अपनी रुचि के क्षेत्र में प्रवीणता प्राप्त कर सके, और इस प्रवीणता के आधार पर जो विद्यार्थी आगे जाएंगे, अभी जीआरई की बात हो रही थी, उसमें कैसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे। जब वहाँ जाएंगे तो उनके लिए स्नातक स्तर पर मल्टीपल एंट्री एग्जिट व्यवस्था रहेगी, कि एक विद्यार्थी अपने रुचि के विषय ले सकेगा। अभियांत्रिकी का है तो म्यूजिक पढ़ सकेगा, पॉलिटिकल साइंस का है तो मेटलर्जी पढ़ सकेगा। हर विद्यार्थी अपने रुचि के हिसाब से, अर्थात अब विद्यार्थी को ही विषय चयन की स्वतंत्रता होगी। केवल ऐसा ही नहीं है कि विषय चयन से ही यह शिक्षा नीति संतुष्ट हो गई, इसने आगे की भी व्यवस्था दी कि प्रोफेशन चयन की भी स्वतंत्रता होगी। आज एक प्रोफेशन में है, इच्छा हुई थोड़ा और पढ़ के हम दूसरे प्रोफेशन में चले जाएं, तो इसकी भी व्यवस्था इस शिक्षा नीति में कर दी गई है। इसी का जो भान है वह मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम में है, कि आप बहुविकल्पी विषय प्राप्त कर सकेंगे, अपनी रुचि के हिसाब से लेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। फिर जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम है, उसमें जो एग्जिट है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है। ग्रेजुएशन 3 साल का होगा और 4 साल का होगा, 2 प्रकार के, एक पास कोर्स, एक ऑनर्स कोर्स। जो 3 साल की डिग्री है, इसी में मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम है। 1 साल पढ़ के निकलने वाले विद्यार्थी को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट डिग्री भी कर सकते हैं। 2 साल पढ़ के जो जाएगा उसे डिप्लोमा डिग्री मिल जाएगी। 3 साल वाले को ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। इसका आशय सिर्फ इतना है कि 1 साल पढ़ के अगर कोई विद्यार्थी किसी जीवन के क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई आजीविका का साधन प्राप्त कर लेना चाहता है, तो उसे छूट होगी। 1 साल के बाद उसने नौकरी कर ली, 2 साल तक नौकरी किया, तीसरे साल फिर आके उसे लगता है नहीं अब मुझे डिप्लोमा पढ़ लेना चाहिए या ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए, तो आकर फिर वो एडमिशन पा जाएगा। पहले साल का जितना उसका ग्रेड है, जितना उसकी रैंकिंग है, वह जितनी उसकी क्रेडिट है पढ़ाई की, वह सुरक्षित रहेगी, जिसके बारे में आप सबने अभी सुना भी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट या एकेडमिक क्रेडिट बैंक भी कहते हैं, और उसकी सारी क्रेडिट डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रहेगी। जब वो आएगा तो गैप अब कुछ भी नहीं माना जाएगा, दूसरे वर्ष की पढ़ाई शुरू कर देगा, 2 वर्ष के बाद अगर आ रहा है डिप्लोमा करने के बाद तीसरे वर्ष की पढ़ाई शुरू कर देगा, अर्थात उसकी क्रेडिट सुरक्षित रहेगी। वह कोई भी आजीविका कर सकता है, फिर लौटने के बाद वह आगे की पढ़ाई कर सकता है। इस तरह वह स्नातक हो जाएगा और आगे की पढ़ाई के लिए, पीजी और रिसर्च के लिए अर्ह हो जाएगा। जिन्होंने 3 साल का डिग्री कोर्स किया है, उन्हें 2 साल एमए भी करना पड़ेगा रिसर्च में जाने के लिए, और जिन्होंने 4 साल का डिग्री कोर्स प्राप्त किया है 1 साल ऑनर्स के रूप में, तो उन्हें केवल 1 साल पढ़ना पड़ेगा एमए में, और फिर तब उन्हें सीधे प्रवेश मिलेगा रिसर्च में, और रिसर्च की जो प्रक्रिया है उन्हें पूरी करनी पड़ेगी।
और फिर जो उसके मानक निर्धारित किए गए हैं, आप सबको अभी तक पता हो गया होगा, उसका ध्यान रखना होगा। लेकिन अनुसंधान में विशेष फोकस है इस शिक्षा नीति का, क्योंकि आरंभ में ही हमारे यहाँ कुछ संकल्प लिए जाते रहे हैं। पहले जय जवान जय किसान, शास्त्री जी के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें विज्ञान को समाहित किया, और इस समय वैश्विक फलक पर महानायक रूप में समादृत अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने उसमें अनुसंधान को भी समाहित किया। तो विज्ञान और अनुसंधान पर फोकस देते हुए इस शिक्षा नीति में कृषि के बारे में भी है, सुरक्षा के बारे में भी है, हर क्षेत्र पर विचार किया गया है, लेकिन अनुसंधान पर विशेष ध्यान। इसके लिए ज़रूरी है कि क्वालिटी रिसर्च हो। एक वाक्य इसमें आया है, क्वालिटी रिसर्च इज एसेंशियल फॉर क्वालिटी एजुकेशन। गुणवत्तापरक शिक्षा और शिक्षण संस्थान के लिए गुणवत्तापरक अनुसंधान की विशेष आवश्यकता है। यह कब होगा गुणवत्तापरक? जब यह अनुसंधान शोध ज्ञानपरक हो, तथ्यपरक हो, रचनात्मक हो, समाजोपयोगी हो, इसमें जो तथ्य संकलित हैं वह प्रामाणिक हों, भविष्य के लिए इसमें निश्चित संदेश हो, इसकी ग्राह्यता हो, इसकी उपादेयता हो और इसमें मौलिकता हो, तब जाकर यह रिसर्च वर्क गुणवत्तापरक रिसर्च वर्क कहा जाएगा। प्रोफेसर हर्ष सिन्हा जी हैं, जानते हैं कि शोध ग्रंथ प्रस्तुत करने से पहले एक और भी प्रमाण लेना होता है मौलिकता का। प्लेगरिज्म आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित है, अर्थात आपको बहुत कुछ निवेश करना है इस पूरी प्रक्रिया में, और इसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। सेंस ऑफ इंक्वायरी अनुसंधान के लिए होनी चाहिए। दूसरा, डिस्कवरी के प्रति आपका अप्रोच होना चाहिए, अप्रोच टूवर्ड्स, ओरिएंटेशन टूवर्ड्स डिस्कवरी। खोज के लिए आपकी अभिरुचि होनी चाहिए। फिर डिस्कशन की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि आप डिस्कशन करें, संवाद करें, परिचर्चा करें, परिचर्चा में भाग लें, तो आपके सोच से संबंधित बहुत मूल्यवान जानकारी मिल सकेगी। और फिर एनालिसिस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे विश्लेषण करते हैं, तभी गुणवत्तापरक शोध आप कर सकेंगे, और आपका जो शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, यह दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप पेटेंट करा सकेंगे, अगर विज्ञान में है, साहित्य के क्षेत्र में है, तो भी मौलिक चीज़ें आपकी प्रामाणिक हो जाएंगी और दुनिया भर में वह पूछी भी जाएंगी, और आप उत्तम शोध के कारण पूजे भी जाएंगे। इसके लिए जो रिसर्च स्कॉलर हैं, 3 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो क्यूरियासिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा, जानने का भाव। दूसरा, उनके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए क्वालिटी रिसर्च के लिए। और तीसरा, कमिटमेंट होना चाहिए। ये 3 बातें रहें तो रिसर्च निश्चित रूप से गुणवत्तापरक ही होगा, इसके अतिरिक्त नहीं होगा। और ऐसे रिसर्च से ही जो बहुत पहले से बातें चली आ रही हैं, वह धरा पर पहुंचने का कार्य होगा। अनुसंधान का, खोज का, या जो भी हमारी मौलिक रचना है, वह धरातल पर जाएगी और उसका विस्तार होगा, बहुत लोगों को उसका लाभ मिल सकेगा। एक शब्द पहले भी विज्ञान के लिए हम लोग कहते रहे, फ्रॉम लैब टू लैंड, कि प्रयोगशाला से वह ज़मीन तक आए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाए, ज़मीन पर आए, अर्थात ऐसी इंडस्ट्री हो जहाँ बहुत ज़्यादा रोजगार के अवसर हों, कम निवेश में अधिक उत्पादन हो। तो ऐसा हम अनुसंधान करेंगे और फिर अपनी ऋषि परंपरा को याद करेंगे। यह देश कृषि और ऋषि परंपरा का है। ऋषि के लिए कहा जाता है ऋषियों मंत्र दृष्टारः, ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं। मंत्र दृष्टा से आशय है कि वो जो प्रयोगशाला में, आश्रम सब अपने समय के प्रयोगशाला थे, वो फार्मूला तैयार करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, उसे ज़मीन पर लाते हैं और फिर लोकहित में उसका प्रयोग करते हैं। यह जो अनुसंधान पर बल है अपने नई शिक्षा नीति में, यह लोकहित के लिए है, राष्ट्रहित के लिए है, मानवता हित के लिए है। इसके लिए 3 बातें बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। आप सभी जानते हैं शोध की प्रक्रिया कैसे चलती है, क्या क्या उसमें तैयारियां होती हैं, विषय चयन, लक्ष्य और सब लेकर के मेथडोलॉजी जी। लेकिन 3 बातें शोध के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, अनुभव, अनुमान और ध्यान। और फिर ये तीनों मिलकर के एक जिज्ञासु को
शोध की प्रक्रिया में लीन करती हैं और फिर ऐसा कुछ निकल के आता है जिससे पूरे समाज का कल्याण होता है और शिक्षा जगत के लिए भी उपादेय होता है। विशेषकर शिक्षण संस्थान की मान्यता बरताती है और ऐसे रिसर्च स्कॉलर की सर्वत्र पूछ होती है। यह इस पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। इसके बारे में डॉक्टर ममता भी NRF की चर्चा कर रही थी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सरकार का बहुत बड़ा फोकस है। हमारे देश का महत्व ज्ञान की दुनिया में अपने यहाँ के अनुसंधान के कारण ही था। उसका एक पक्ष योग भी है जो अब पूरी दुनिया में समादृत है कि केवल हम आज के दौर में स्वास्थ्य की चिंता करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अब नए अनुसंधान होने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ नया जो आयोग बनेगा उसके अंदर अम्ब्रेला सिस्टम है कि 4 निकाय समाहित होंगे। अभी डॉक्टर ममता ने बताया भी उसके बारे में। लेकिन अब शोध के माध्यम से हमें बहुत कुछ करना है। अब केवल हमें साक्षी भाव में नहीं रहना है, दृष्टा भाव में नहीं रहना है। अब हमें कर्ता भाव में आना है और ऐसा आने के बाद ही हम बहुत कुछ करने की स्थिति में होंगे। और जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है और जो मिशन ऑफ एजुकेशन है उसे हम पूरा कर सकेंगे। पर्पज ऑफ एजुकेशन, जो पहला फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, सा विद्या या विमुक्तये, हमें वह विद्या चाहिए जो वर्जनाओं से मुक्त कर दे, संकीर्णताओं से मुक्त कर दे, अभाव से मुक्त कर दे। तो ये हमारी फिलॉसफी है जो इस शिक्षा नीति में सर्वत्र दिखलाई देती है। और पर्पज ऑफ एजुकेशन है सर्वोन्नति, हर प्रकार से अभ्युदय हो, व्यक्ति का भी, समाज का भी और राष्ट्र का भी। इसीलिए इस शिक्षा नीति को हम भविष्योन्मुखी शिक्षा नीति कहते हैं। अतीत को वर्तमान तक लाना, वर्तमान को और आगे ले जाना और तीनों के बीच में एक सूत्रता स्थापित करना इस शिक्षा नीति में नियोजित है। इसलिए हमें इस पर बहुत ज़्यादा विचार करना है। अब आवश्यक है शिक्षण संस्थानों के लिए कि इसकी क्रियान्विति करें। नीति हमें मिल गई, इसके क्रियान्वयन के लिए अब रणनीति बनाना है, रोड मैप बनाना है, टाइम लाइन निर्धारित करना है और अपने संसाधन पर ध्यान देना है। अगर हम सब ऐसा कर सकेंगे तो निश्चित रूप से जो गवर्नमेंट का मिशन है शिक्षा के माध्यम से, स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया, इसमें हम सफल होंगे। हमारे पास बहुत उन्नत किस्म के शैक्षणिक संस्थान होंगे और अब विद्यार्थियों का बाहर के शिक्षण संस्थानों में नहीं जाना होगा। बाहर के विद्यार्थी हमारे शिक्षण संस्थानों में आएंगे, बाहर के विश्वविद्यालय हमारे देश में आएंगे कि हम यहाँ के संस्थानों से अब प्रतिस्पर्धा करें, क्योंकि भारत के शिक्षण संस्थान बहुत उच्चता प्राप्त शिक्षण संस्थान हैं। तो उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए दुनिया के 100 विश्वविद्यालय जो चुनिंदा होंगे वो अपनी शाखाएं यहाँ खोल सकेंगे। और जो दुनिया में विषय भी मिलते हैं, हमारे देश में नहीं मिलते थे, वो हमारे देश में ही सुलभ हो जाएंगे। और ऐसा होने से मनी एंड माइंड दोनों का संचय होगा। हमारे यहाँ का जो दिमाग है, बौद्धिकता है, जो विदेश के काम आती थी अब अपने देश में रहेगी। और जो हमारे देश का धन बाहर चला जाता था शिक्षा के लिए, अब अपने देश में ही उसका प्रयोग होगा। और फिर इस तरह से जो अनुसंधान की बात है उसमें इनोवेशन पर बहुत बल है। और यह इनोवेशन अनुसंधान केवल MA करने के साथ हम नीचे से ले चलते हैं, जिसे स्किल डेवलपमेंट कहते हैं। हर अंचल में कोई न कोई कौशल है, उस कौशल का विकास करना है। स्किल, री स्किल और अप स्किल के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जो कौशल है, हमारे क्षेत्र में एक सब चलता है जुगाड़, उसको और भी ज़्यादा हम परिष्कृत करें और जो स्थानीय उत्पाद हैं उन्हें हम वैश्विक बनाएं। इसलिए शिक्षा नीति के माध्यम से बी वोकल फॉर लोकल एंड मेक द लोकल ग्लोबल, जो आपकी स्थानीय विशेषताएं हैं, आप जहाँ पर हैं वहाँ टेराकोटा बहुत ज़्यादा विख्यात है। मिट्टी के बर्तन और कला शिल्प, मिट्टी से संबंधित बिहार में तमाम कला की विधियाँ हैं। मधुबनी पेंटिंग, मैं जिस अंचल में हूँ यहाँ बहुत कौशल है, यहाँ पेटेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, यहाँ पेंटिंग बहुत अच्छी है, यहाँ ज़मीन पर हाथ घुमाकर लौह तत्व की तलाश करने की कला है, बहुत कुछ। तो आंचलिक भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में जो आंचलिक ज्ञान है उसे संश्लिष्ट करना है, संवर्धित करना है, संरक्षित करना है, और यह सब रिसर्च के माध्यम से होगा। और ऐसा अगर हम कर सकेंगे तो निश्चित रूप से हम कटिबद्ध होंगे राष्ट्र निर्माण के लिए, संकल्पबद्ध होंगे, समयबद्ध होकर
इसे फिर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और शिक्षण संस्थानों के लिए आज एक ही लक्ष्य है और आप सभी इससे संबंधित हैं। हम सभी का यह लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य के साथ साथ दायित्व भी है कि हम सब मिलकर भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ, समृद्ध, सशक्त और ज्ञान की दुनिया का महानतम राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।